हाँ, इस वीडियो में क्लास 12 और नीट के लिए जो अपकमिंग एग्जाम होने वाला है, करंट इलेक्ट्रिसिटी सॉरी अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो हमारा चैप्टर का नाम हो गया अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट का फील लेने के लिए जरा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कुछ चीजें हमने पढ़ी है, उसी से इसको कनेक्ट करते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज परपेंडिकुलरली इनसाइड द प्लेन। ओके, ये डॉट बताता है कि ये परपेंडिकुलरली इनसाइड द प्लेन है। ये एक एक्सिस हो गई, इस एक्सिस के अलोंग ये ओमेगा वेलोसिटी से मूव करना है। ठीक है, यहां पे रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं। रेजिस्टेंस है हमारा रेजिस्टेंस, इसको हम स्मॉल आर ले लेते हैं। इसकी एरिया परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड है, एरिया वेक्टर नॉर्मल आउटवर्ड होगा। तो एरिया हमारी यहां पे हो गई ए। ठीक है, अच्छा अब देखिए एक चीज हमने पढ़ी थी मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास फाई एम, दैट इज बी ए कॉस थीटा। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो अब जरा यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो B है हमारा, ये यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमारी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट ही है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को यहाँ पे चेंज करना चाहें तो हमारे पास तीन क्वांटिटी है, आइदर वी चेंज द मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और थीटा। तो यहां पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या बच रहा है, इस थीटा को हम चेंज करके मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि थीटा को जैसे हम चेंज कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, उसी की वजह से हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे चेंज हो रहा है, बाकी चीजें हमारे पास कांस्टेंट है। अच्छा, अब एक चीज और देखिए, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ये हम लिख सकते हैं। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो थीटा की जगह हम यहां पे लिख रहे हैं ओमेगा टी। अब देखिए यहां पे ये जो हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला हो गया फाई दैट इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी। ये हमारे पास रिलेशन हो गया। अब इसके बाद फैराडे ने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ में ये बताया था कि मैग्नेटिक, ये जो हमारे पास ईएमएफ होगा, ईएमएफ दैट इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डीटी, मैग्नीट्यूड इसको ले रहे हैं। इसका मतलब अगर ये हमारे पास फाई है यहाँ पे और इसको हम dt से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ईएमएफ दे देगा। इसका मतलब देखिए ये हो गया d phi by dt दैट इज इक्वल टू ईएमएफ, और ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी यहाँ पे b a cos ओमेगा t अपॉन dt। ठीक, अब देखिए यहाँ पे b और a तो हमारा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा b और a। cos ओमेगा t को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका हमारे पास मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा sin ओमेगा t, और ये ओमेगा t का मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया b a ओमेगा sin ओमेगा t। ये इक्वेशन नंबर आ गया हमारे पास 1, और ये हमारे पास हो गया ईएमएफ।
ठीक है। अब जरा इसको देखिए ध्यान से, b यहाँ पे कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी जिससे ये रोटेट कर रहा है वो भी कांस्टेंट है, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, ठीक है। और sin ओमेगा t ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है हमारी, ये इसको रिजेंबल करेगी, ये क्वांटिटी ईएमएफ के इक्वल होगी। तो इस क्वांटिटी को हम यहां पे लिख रहे हैं E is equal to E naught sin ओमेगा t। ये हमारे पास रिलेशन आ गया E is equal to E naught sin ओमेगा t, ठीक है। यहां पे E naught क्या है ये समझिए, E naught हमारा, E naught है पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ या वोल्टेज जो भी आप कह लीजिए, ये इसकी पीक वैल्यू है। और ये जो है ई हमारा, ये ई है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये यहां पे ई ये दे रहा है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। ये हमारी पीक वैल्यू हो गई और ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गई। अब आप ये जानते हैं कि हमारे पास ओम्स लॉ से I हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो I का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, I का फॉर्मूला होता है V/R। तो हम यहां पे लिख सकते हैं I that is equal to E/R। रेजिस्टेंस हमने आ लिया था, E की वैल्यू कितनी आई, E की वैल्यू हमारे पास हो गई E naught sin ओमेगा t अपॉन r। अच्छा, अब देखिए ये E naught हमारा पीक वैल्यू था और ये रेजिस्टेंस था, इसका मतलब इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा मैक्सिमम करंट आएगा I naught sin ओमेगा t, ठीक है। ये वैल्यू हमारी हो गई करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू और ये वैल्यू हो गई पीक वैल्यू। देखिए ये जो दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इसी इक्वेशन पे ये चैप्टर डिपेंड करेगा और इसी से सारे फॉर्मूले और सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व होंगे इसमें। तो फिर से ध्यान दीजिए, I is equal to I naught sin ओमेगा t हो गया और E is equal to E naught sin ओमेगा t हो गया, जिसमें I इंस्टेंटेनियस वैल्यू बता रहा है और ये पीक वैल्यू बता रहा है। अच्छा, इस इक्वेशन से ध्यान से देखिए, ये जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ये एक टाइम का फंक्शन है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां पे जो करंट आएगा वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ऐसा करंट जिसकी वैल्यू टाइम पे डिपेंड करे, टाइम के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू चेंज हो या पीरियोडिकली, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है तो पीरियोडिकली उसकी वैल्यू रिपीट करे, इस तरह के करंट को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। और इसके बारे में यहां पे पढ़ेंगे। तो अल्टरनेटिंग करंट में इसका ग्राफ जरा देखिए कैसे बनेगा। पहले क्लासेस में आपको ग्राफ एसी का डीसी का पढ़ लिए होंगे, यहां पे थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। ये हमारे पास एसी का जो ग्राफ है जनरली इस तरह से बनता है, ये हाफ टाइम पॉजिटिव और हाफ साइकिल नेगेटिव होता है, इसी तरह से ये रिपीट करता है। या इस ग्राफ को हम इस तरह बना सकते हैं, ये हमारा ट्रायंगुलर वेव हो गई, ये जनरली साइनोसॉइडल वेव इसको कहते हैं, दैट इज अ फंक्शन ऑफ साइन, सो दिस इज नोन एज साइनोसॉइडल। और इस तरह भी हम बना सकते हैं, ये हमारा ये बन गया, तो स्क्वायर शेप इसको कह सकते हैं। तो वो तो डिपेंड कर रहा है, बट ऑल द करेंट्स, ऑल द ग्राफ्स रिप्रेजेंट अल्टरनेटिंग करंट। यहां पे ये सभी जो है अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया I is equal to I naught sin ओमेगा t और E is equal to E naught cos sin ओमेगा t। हमारे पास क्या गया, I that is equal to I naught sin ओमेगा t और E is equal to E naught sin ओमेगा t। ये दो रिलेशंस आ गए मेरे पास। तो अब देखिए ध्यान से, यहां पे अभी हमने बताया कि I हमारा
वेरी कर रहा है, ठीक है। हाफ साइकिल ये पॉजिटिव रहता है, हाफ साइकिल नेगेटिव रहता है, तो आई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो हम ये देखते हैं कि आई कंप्लीट साइकिल में आई की वैल्यू क्या होती है। तो आई एवरेज ओवर कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल इसका मतलब हो गया t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू t। अच्छा, यहां पर हमारे पास एक और फॉर्मूला है, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। ओमेगा क्या होगी? वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम ये हम ऐसे लिख सकते हैं, या यहां पे ये लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय t, कंप्लीट साइकिल। तो हमें क्या करना है कि आई एवरेज निकालना है ओवर कंप्लीट साइकिल। तो एवरेज कैसे निकालते हैं उसके लिए पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको बता देते हैं, एक एग्जांपल बताते हैं जिससे आपको आई एवरेज का फीलिंग थोड़ा सा आ जाएगा। देखिए, आई पहले हम जनरल एक ले लेते हैं। एक हमारे पास वेलोसिटी है और ये फंक्शन t क्या है दिया हुआ v = tq, ठीक है। और हमें कैलकुलेट क्या करना है? v एवरेज, एवरेज स्पीड मान लीजिए। चलिए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए, ये फंक्शन मान लीजिए हमारा y है, t का फंक्शन, वेलोसिटी दिया हुआ है tq। तो इसको हम लिख सकते हैं ds अपॉन dt दैट इज इक्वल टू tq, ठीक है। इसका मतलब हो गया ds इज इक्वल टू tq dt हो गया। अब हमने अगर टोटल डिस्टेंस निकालनी है तो इंटीग्रेट करेंगे, तो यहां पे फॉर्मूला आ जाएगा s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tq dt, और tq में हमारा क्या था? y dt। इसका मतलब यहां पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y dt, जो फंक्शन दिया हुआ था हमारा, y is a function of t and dt। ये टोटल डिस्टेंस बता दी, और हमारे पास ये इंटीग्रेशन ऑफ t या इंटीग्रेशन dt लिख लीजिए। इंटीग्रेशन ये dt क्या देता है? दैट गिव्स टोटल टाइम। तो अब देखिए, इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो v एवरेज टोटल डिस्टेंस हमारा कितना आ गया? y t dt अपॉन dt। तो इस फॉर्मूले से हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे। देखिए, करंट को कैसे हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे? अगर करंट का एवरेज हमें चाहिए तो ध्यान से देखिए, अगर I का एवरेज हमें चाहिए तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ I dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt, यही चीज आ गई। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, इसी से हम सारे डेरिवेशंस यहां पे करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कि एवरेज हम कैसे निकालते हैं। अब हम आते हैं आई एवरेज ओवर कंप्लीट साइकिल। आई एवरेज ओवर कंप्लीट साइकिल, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, हमारे पास फंक्शन क्या है? I is equal to I नॉट sin ओमेगा t, ये फंक्शन हो गया। और हमें क्या निकालना है? एवरेज निकालना है, ठीक है। तो I एवरेज, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा I dt अपॉन dt का इंटीग्रेशन, और कंप्लीट साइकिल का मतलब क्या हो गया? 0 टू कैपिटल T, 0 टू कैपिटल T। अब देखिए, यहां पे वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 0 टू t, I की वैल्यू हो गई I नॉट sin ओमेगा t dt डिवाइडेड बाय 0 टू t dt, ठीक। अब यहां पे समझिए, I नॉट तो हमारा कांस्टेंट है, t की वैल्यू फिक्स है, ये बाहर आ जाएगी, इंटीग्रेशन किसको करेंगे? sin ओमेगा t।
तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास आई नॉट बाहर हो गया और यहाँ पे साइन ओमेगा टी का जब करेंगे दिया जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी 0 टू टी बाई ओमेगा और नीचे आ जाएगा आपका टी आ जाएगा टी और ये लिमिट हो जाएगी 0 टू टी। ठीक है, इस माइनस को हम बाहर ले लेते हैं तो ये हमारा आ जाएगा माइनस आई नॉट। ठीक है, ये हो गया माइनस आई नॉट और ये ओमेगा बाहर आ गया अपॉन ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे बच रहा है देखिए कॉस में जब वैल्यू पुट करेंगे तो कॉस ओमेगा कैपिटल टी माइनस कॉस 0 अपॉन टी में जब वैल्यू पुट करेंगे तो टी माइनस 0 ये वैल्यू आ गई। अब जरा यहाँ पे देखिए माइनस आई नॉट बाई ओमेगा ये तो बाहर रहेगा माइनस आई नॉट बाई ओमेगा। यहाँ पे टी को हम क्या ले सकते हैं अगर मिल जाएगा 2 पाई बाई टी तो 2 पाई बाई ओमेगा तो यहाँ पे हो जाएगा cos ओमेगा बाई है 2 पाई बाई ओमेगा माइनस cos 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, और यहाँ पे ये आ गया t। ठीक है, ये ओमेगा से ये ओमेगा कैंसिल हो गया cos 2 पाई की वैल्यू होती है 1 तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे दैट इज माइनस आई नॉट बाई ओमेगा टी और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एवरेज साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर कंप्लीट साइकिल इज 0। अब कंप्लीट साइकिल पे 0 हो गया तो हम क्या करें इसका मतलब ये हो गया कि जब कंप्लीट साइकिल पे ये 0 हो रहा है तो हम हाफ साइकिल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हाफ साइकिल अब हमारे पास क्या हो गया कि हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं ओवर कंप्लीट की जगह क्या कर लेते हैं कंप्लीट की जगह कर ले रहे हैं ओवर हाफ साइकिल। तो हाफ साइकिल में हमारा सब कुछ तो यही रहेगा। यहां पे क्या हो जाएगा t/2 ये भी हो गया t/2 यहां t/2 हो गया t/2 हो गया। ठीक है, इसी को हम कैसे कर लेते हैं 0 टू t/2। यहां पे देखिए अब क्या होगा ये हमारी वैल्यू आ गई t/2 और यहां पे हो गया t/2। ठीक है, तो यहां पे अब देखिए ये जो माइनस है ये तो बाहर आ गया था। ठीक, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस आई नॉट अपॉन ये कितनी हो जाएगी t/2 तो t नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर चला गया हमारा। ठीक है, और ये ओमेगा बाहर आ गया ओमेगा ये हो गया और यहां क्या बचा यहां पे बचा cos ओमेगा t देखिए हाफ साइकिल है तो यहां पे पाई बाई ओमेगा हो जाएगा ये हो गया पाई बाई ओमेगा माइनस cos 0 ये वैल्यू हो गई आपकी ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, cos पाई की वैल्यू होती है -1 और cos 0 की वैल्यू होती है -1। यहां पूरा सॉल्व कर लें यहां हमारा हो जाता है -2 आई नॉट अपॉन ये हमारा ओमेगा इनटू टी है तो ओमेगा और टी हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा ये कैंसिल हो गया 2 से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहां पे वैल्यू कितनी आ गई -1 तो माइनस प्लस हो गया 2 आई नॉट अपॉन पाई ये वैल्यू आ गई 2 आई नॉट अपॉन पाई ये वैल्यू हो गई हाफ साइकिल की। इसलिए जनरली क्वेश्चंस जो आते हैं हमारे हाफ साइकिल पे आते हैं या डेरिवेशंस भी जो आएंगे हमारे हाफ साइकिल पे आएंगे। इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए पहले फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां पे आपको ये दिखा कि कंप्लीट साइकिल और हाफ साइकिल दो का हमने कैलकुलेशन कर लिया। ठीक है, अब क्या होता है क्योंकि कंप्लीट साइकिल पे 0 होता है तो हम यहाँ पे एक टर्म और डिफाइन करते हैं दैट इज आरएमएस वैल्यू। और आरएमएस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देखिए। आरएमएस
टर्म आपने क्लास 11th में पढ़ा है। अगर आरएमएस टर्म क्लियर है तो डेरिवेशन आपका बहुत आसानी से आ जाएगा। देखिए ये है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज IRMS। अच्छा, IRMS का कॉन्सेप्ट क्या है ये देखिए, इसको कहते हैं रूट, ये हो गया आपका मीन, और इसको कहते हैं स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट ये हमें यहां पे कैलकुलेट करनी है। तो देखिए ध्यान दीजिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें सबसे पहले i का स्क्वायर करना है। इसका मतलब हम i जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर करेंगे। अब इसका हमें क्या करना है, मीन निकालना है। तो ये हम मीन का सिंबल ले लिए, ठीक है, ये मीन हो गया हमारा, ये सिंबल जो है दिस इज मीन, और इसका क्या लेना है, स्क्वायर। मतलब हमें ये कैलकुलेट करना है, स्क्वायर ऑफ करंट देन मीन एंड देन स्क्वायर ऑफ करंट। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, हमारे पास करंट का जो इक्वेशन था उसी से हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या था, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t। हमें क्या चाहिए, I स्क्वायर चाहिए, तो ले लेते हैं I स्क्वायर, ये हो जाएगा I नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t, ठीक है। अब हमें क्या लेना है, इसका मीन लेना है। तो मीन या एवरेज अपने क्या हो जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा मीन ऑफ I स्क्वायर दैट इज I स्क्वायर dt अपॉन dt, और यहां पे लिमिट हो जाएगी 0 टू t 0 टू t, ठीक। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, ये हमारे पास वैल्यू पुट कर देते हैं। तो लिमिट हो गई 0 टू t, ये हो गया I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt अपॉन 0 टू t dt, ठीक है। यहां से अगर हम I नॉट स्क्वायर को बाहर ले लें तो हमारे पास क्या बचा, 0 टू t साइन स्क्वायर ओमेगा t dt एंड दिस वन इज 0 टू t dt। इस टर्म को हम कुछ कह सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है हमारा, आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं मैथमेटिक्स से, लेकिन यहाँ पर हमारे कॉन्सेप्ट है जिसका यूज करके हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये टर्म क्या है पहले इसको ध्यान दीजिए। देखिए 0 टू t sin स्क्वायर ओमेगा t dt जो भी है, और ये तो दिस इज द एवरेज ऑफ sin स्क्वायर ओमेगा t। यहां पे ये किसका एवरेज हो गया, ये एवरेज हो गया sin स्क्वायर ओमेगा t, ठीक है। तो sin स्क्वायर ओमेगा t का एवरेज या हमारे पास cos स्क्वायर ओमेगा t का एवरेज है 0 टू कैपिटल T, इसकी वैल्यू होती है 1/2। सॉल्व करके भी आप निकाल सकते हैं, ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो हम इसका डायरेक्ट ये रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर इनटू 1/2 का मतलब हुआ बाय 2। तो ये वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, I स्क्वायर का मीन आ गया। अब हमें आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो आरएमएस क्या होता है, इसी का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, IRMS, तो इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे ये कितना आ जाएगा, I नॉट बाई रूट 2। तो यहां से हमारे पास रिलेशन ये आ गया, देखिए रिलेशन ये आ गया IRMS इज इक्वल टू I नॉट बाई रूट 2। ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, पीक वैल्यू है, और ये रिलेशन है। इस पे हमें क्वेश्चन मिलता है और न्यूमेरिकल सॉल्व करना रहता है। सिमिलरली अगर हम चाहें तो IRMS के टर्म में लिख सकते हैं, IRMS दैट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन रूट 2, ठीक है। देखिए ये चाहे तो
हम इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, cos में चेंज करके इसको कर लेंगे cos 2x वाले फॉर्मूले से, लेकिन ये रिजल्ट हमें याद होना चाहिए जिससे हमारा सिंपल कैलकुलेशन मिल जाएगा। इसका मतलब हो गया ERMS is equal to E naught by root 2 and IRMS is equal to I naught by root 2। तो ये हमारे रिलेशन है RMS वैल्यू में और पीक वैल्यू ऑफ करेंगे। इन सभी डेरिवेशंस को आप तैयार कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की चीज और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे।